welcome everybody. Welcome to another video. This is the unit 4 of cyber security जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फोरेंसिक्स। इसके पहले 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस इफ यू वांट देम यू कैन गो एंड विजिट द चैनल। एंड इस यूनिट में काफ़ी मतलब सिलेबस काफ़ी कम है, इतना लंबा यूनिट नहीं है। इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नॉर्मली भी जनरल लाइफ में पता होता है। So let's begin with the first topic, which is computer forensics या डिजिटल फोरेंसिक्स। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक्स या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स। इट इज़ जस्ट दैट कि इनका नाम अलग है, बाकी इट इज़ ऑल द सेम। तो ये फोरेंसिक साइंस की वो ब्रांच होती है जो डील करती है एविडेंस कलेक्शन, प्रेजर्वेशन, प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू एनीथिंग दैट इज डिजिटल। जो भी डेटा, जो भी एविडेंस आपके कंप्यूटर्स में स्टोर्ड होता है वो डिजिटल एविडेंस होता है। ओके, बिकॉज इट इज डिजिटली स्टोर्ड एंड उसकी फोरेंसिक साइंस या उसकी वो साइंस जिसमें आप उसको आइडेंटिफाई करो, कलेक्ट करो, प्रिजर्व करो, उसे बोलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स। जैसे जनरल लाइफ में हमारी जो फोरेंसिक्स होती है उनका काम ये होता है कि जो भी उनके पास वहाँ पे डेटा है, हमने जनरली क्राइम सीन्स पे देखा है कि फोरेंसिक्स आती है, तो वहाँ पे वो उस पूरी क्राइम साइट को असेस करती है, वहाँ पे डेटा कलेक्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है और वहाँ से एक रिपोर्ट बना के देती है जो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग में पूरे क्राइम की सिचुएशन में। सो इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है, वहाँ से कुछ भी इशू हुआ है, कुछ भी क्राइम हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक टीम बनती है या एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसे बोलते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स। इनका काम बेसिकली वही होता है कि आपका डेटा जो भी अवेलेबल है, जो भी एविडेंस स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर में, उसको आइडेंटिफाई करो, कलेक्ट करो, उसे एनालाइज करो और फिर उसको प्रेजेंट करके एक रिपोर्ट बना के दो साइबर टीम्स को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ सूटेबल स्टेप्स ले पाएँ। इसमें जो भी मेथड्स यूज़ होते हैं वो सारे साइंटिफिकली और लीगली एक्सेप्टेड होते हैं और वो सारे मेथड्स वो होते हैं जो कोड ऑफ लॉ आपको अलाउ करती है यूज़ करने के लिए। अब इसको हम कहाँ-कहाँ जनरली यूज़ करते हैं? डिजिटल फोरेंसिक साइंस जो है उसका स्कोप क्या है? उसका स्कोप अलग-अलग फ़ील्ड्स में स्प्रेड आउट है, जैसे कि कंप्यूटर्स में, मोबाइल डिवाइसेज़ में, नेटवर्क, आईओटी डिवाइस, क्लाउड डिवाइसेज़। इन सब में जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उन सब में जो कॉन्सेप्ट लगता है या जो साइंस लगती है, उसे बोलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स। अब इस फोरेंसिक्स की ज़रूरत क्यों होती है? डिजिटल फोरेंसिक्स की जो नीड है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है बहुत रैपिडली। उसके साथ-साथ हमारा साइबर क्राइम का जो रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसका पहला रीज़न वो ये बनता है कि साइबर क्राइम्स का जो राइज़ है, जो ग्रोथ है साइबर क्राइम्स में, जैसे कि हैकिंग, ऑनलाइन थेफ्ट, डेटा ब्रीचेज़, उनकी वजह से हमारी जो फोरेंसिक्स है, उसकी ज़रूरत भी बढ़ गई है। सेकंड, हर एविडेंस अब डिजिटल फॉर्म में मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट की कुछ फाइल्स हों, चाहे वो आपकी पर्सनल फाइल्स हों, कोई ईमेल्स हों, कोई ट्रांज़ैक्शन हो, कोई भी डेटा हो, उस सब की एंट्रीज़, वो सारी डेटा आजकल आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो डिजिटल फॉर्म में ही अवेलेबल है। आपको सब कुछ कंप्यूटर पे ही मिलता है। हार्ड कॉपीज़ अब कोई बनाता नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन सॉफ्ट फॉर्म। सो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो साइबर क्राइम्स हैं और जो हमारा जो एविडेंस है, जो कि डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड है, उसमें अगर कुछ भी ब्रीच होता है, तो हम फोरेंसिक साइंस को यूज़ करें। थर्ड, लीगल और कोर्ट रिक्वायरमेंट्स। कोर्ट जो है, वो रिक्वायर करती हैं ऐसी एविडेंसेस को जो अनटैम्पर्ड हो, मतलब जिनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं हो। तो उसके लिए उन एविडेंसेस को ढूँढने के लिए, उनको प्रोक्यूर करने के लिए आपको फोरेंसिक साइंस की बहुत ज़रूरत होती है। फोर्थ, इसकी नीड ये होती है कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन या कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन में जिसमें आपका कंप्यूटर या नेटवर्क या डेटा इन्वॉल्व्ड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए यू नीड डेटा फोरेंसिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स। बाकी डेटा रिकवरी के लिए यूज़ होता है ये, और जिस ताकि आप अपने जो भी डिलीटेड फाइल्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सको, ये समझने के लिए कि क्राइम कैसे हुआ, क्या हुआ और कब हुआ। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं या इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला कि ये एक्यूरेट होता है। हमेशा एविडेंस प्रिसाइज़ होने चाहिए और अनचेंज्ड होने चाहिए। कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ कुछ टैम्परिंग हो या कुछ छेड़खानी करी गई हो। सेकंड, रिपीटेबिलिटी, सेम मेथड्स जो होते हैं वो सेम रिजल्ट्स देते हैं। जिसकी वजह से अगर आपने कुछ आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो अगर आपके सीनियर्स उसको करना चाहें वेरीफाई, तो वो भी कर सकते हैं बिकॉज़ मेथड्स सेम होते हैं। और इस पे आप रिलाई कर सकते हो क्योंकि इसमें फोरेंसिक टूल्स इन्वॉल्वड है, एक साइंस प्रोसीजर है, तो यू कैन रिलाई ऑन इट। अब जो फोरेंसिक्स होती है, डिजिटल फोरेंसिक्स, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर फोरेंसिक्स, जिसमें आप कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस को एनालाइज करते हो, जैसे कि फाइल, ओएस, डिलीटेड डेटा, इन सब को एनालाइज करते हो। बेसिकली ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स। फॉर एग्जाम्पल, रिकवरिंग डेटा और डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ लैपटॉप। अगर आपको लैपटॉप से
डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं जो आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हो, तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स। मोबाइल फोरेंसिक्स जो होता है वो डील करता है एनालिसिस ऑफ स्मार्टफोन से। उसमें आप स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इन सबको एनालाइज करते हो। थर्ड, नेटवर्क फोरेंसिक्स, वो आपकी नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और एनालाइज करता है, जैसे कि आपको किसी का आईपी एड्रेस पता लगाना है। फोर्थ, क्लाउड फोरेंसिक्स, इसमें आप क्लाउड फॉर्म्स को स्टडी करते हो, उनको एनालाइज करते हो, वहां से एविडेंसेस निकालते हो, जैसे कि आपको ये पता लगाना है कि क्लाउड एक्सेस किसके पास है, किस अनऑथराइज इंसान के पास इसकी डिवाइस की स्टोर या इस क्लाउड की एक्सेस है। तो वो होता है हमारा क्लाउड फोरेंसिक्स। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक साइंस। अब जो ये फोरेंसिक साइंस होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि किस डिवाइस पे या किस सिस्टम पे जो क्राइम है वो हुआ है, कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी है। उसके बाद आप उस डिवाइस से या उस क्राइम साइट से, अगर हम फोरेंसिक्स की टर्म में बोले, तो आप एविडेंस कलेक्ट करते हो अपने फोरेंसिक मेथड्स का यूज करके। थर्ड, आप उस एविडेंस जो आपने कलेक्ट किया है उसको प्रोटेक्ट करते हो, उसको प्रिजर्व करते हो, ताकि उस पे कोई भी चेंजेस ना हो सकें, कुछ भी टैम्परिंग ना हो उसके साथ। फोर्थ, एग्जामिन करते हो आप अपने पास जो भी डेटा आपको मिलता है, रिकवर करते हो सारा डिलीटेड डेटा, हिडन फाइल्स को आप ढूंढते हो, फिर आप उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हो, उसको एनालाइज करते हो फिफ्थ स्टेप में, और लास्ट स्टेप में आप उसमें से जो भी आपको रिपोर्ट्स मिली, जो भी आपको रिजल्ट्स मिले, आप उसको डॉक्यूमेंट करके यू प्रेजेंटेड इन सिंपल लैंग्वेज, जो कि आपके कोर्ट्स को अंडरस्टैंडेबल हो या नॉर्मल लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो। अब मैं हर कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक केस स्टडी भी बढ़ाने वाली हूँ छोटी सी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज कि आप एक साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में हो और एफटी के यूज करा गया था ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। ठीक, एक साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ साइबर फ्रॉड हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई, फिर वहां पे एफटी के यूज करा गया, ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए हैं उनको वापस रिकवर कर लो। तो ये हमारी सिचुएशन हुई। अब इसमें हमें आउटकम क्या मिला, जो भी एविडेंस था, जो ज़रूरत जिसकी ज़रूरत थी उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, उस क्रिमिनल को कन्विक्ट करने के लिए, वो सारा डेटा आप रिकवर कर पाए बिकॉज़ ऑफ साइबर फोरेंसिक्स। ओके, देन कम्स साइबर फोरेंसिक्स एंड डिजिटल एविडेंस। साइबर फोरेंसिक्स हमने अभी तक पढ़ा कि आपका वो क्या होता है, डिजिटल फोरेंसिक्स क्या होता है। डिजिटल फोरेंसिक्स एक बेसिक साइंस है, जिसमें आप जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो, उसके बाद उसको एग्जामिन करते हो, वहां से आप कुछ रिजल्ट्स निकालते हो। अब इसकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जिसे बोलते हैं साइबर फोरेंसिक्स, जो सिर्फ उन उन क्राइम्स के ऊपर फोकस करती है जो साइबर स्पेस में हुए हैं, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, साइबर फ्रॉड। जो भी क्राइम्स साइबर वर्ल्ड में हुए हैं उन पर फोकस करती है सिर्फ साइबर फोरेंसिक्स। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। ठीक, इसका पर्पस क्या होता है, साइबर क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक, कलेक्शन करना एविडेंसेस की जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं। थर्ड, लीगल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना कोर्ट केसेस को। उसके अलावा फ्यूचर अटैक्स जो होने वाले हैं उनको प्रिवेंट करना, और इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब सारे इवेंट्स को वापस से रिक्रिएट करना, ताकि आप टाइमलाइन स्टैब्लिश कर पाओ कि कब क्या चीज़ कैसे हुई, फिर आप आसानी से क्रिमिनल तक पहुंच पाओ। देन कम्स एरिया, साइबर फोरेंसिक्स के कुछ एरियाज होते हैं। वो एरियाज क्या होते हैं, पहला होता है नेटवर्क फोरेंसिक्स। ये बेसिकली एनालाइज करता है आपके नेटवर्क ट्रैफिक को। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईपी एड्रेस पता लगाना है तो आप नेटवर्क फोरेंसिक यूज करोगे। ईमेल फोरेंसिक आपके ईमेल हेडर्स, ईमेल फिशिंग, इन सब के ऊपर डील करता है, इनको एनालाइज करता है। वेब फोरेंसिक आपकी वेबसाइट्स को एनालाइज करता है, वेब सर्वर्स को एनालाइज करता है, जिससे आप अपनी ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके वो आपको कुछ डेटा निकाल के देते हैं। जैसे कि आपको फेक वेबसाइट पता लगानी है कुछ, तो उसके लिए आप वेब फोरेंसिक्स यूज करोगे। मॉलवेयर फोरेंसिक्स ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रैंसमवेयर कोड है, उसको एग्जामिन करना है तो आप मॉलवेयर फोरेंसिक्स यूज करेंगे। फिर आता है क्लाउड एंड सोशल मीडिया फोरेंसिक्स। ये ऑनलाइन अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। अगर आपको फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल पता लगानी है, ट्रेस करनी है, तो यू यूज क्लाउड एंड सोशल मीडिया फोरेंसिक्स। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिजिटल एविडेंस। तो डिजिटल एविडेंस कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड है, या आपको मिली है, या आपको ट्रांसफर की गई है, सो दैट बिकम्स अ डिजिटल एविडेंस। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, इट इज नोन एज डिजिटल एविडेंस, और उसको आप इन्वेस्टिगेशन में यूज कर सकते हो, जैसे कि ईमेल, ब्राउजर हिस्ट्री, सिस्टम लॉग, नेटवर्क लॉग, ये सब चीजें। अब जो हमारा एविडेंस होता है, डिजिटल एविडेंस, उसके क्या फीचर्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है वो ऑथेंटिक होता है, वो रियल होता है। सेकंड, वो रिलायबल होता है। थर्ड, वो एडमिसिबल होता है, मतलब आप उसको कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोर्ट कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, वो लीगली एडमिसिबल होता है। ठीक, और इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन जो आपने एविडेंस कलेक्ट किया है वो फॉलो नहीं करता, सपोज आपका जो आपने एविडेंस कलेक्ट किया है वो रियल है और रिलायबल है, पर वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट्स में, तो आपके उस एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू।
ओके, इसके लिए हमारे पास केस स्टडी क्या है कि सपोज एक ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड होता है और जो साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो फिशिंग ईमेल्स को ट्रैक करते हैं अटैकर्स के सिस्टम पे पहुंचने के लिए। फिशिंग ईमेल उन्होंने ट्रैक करा जहां से उन्होंने उसकी क्या कहते हैं अटैकर की आईपी एड्रेस पता लगा ली और उसके थ्रू वो उस तक पहुंच गए। तो इसका आउटकम क्या होगा कि जो हमारा एविडेंस था, डिजिटल एविडेंस था, उसने लॉ को एनफोर्स करने में हेल्प करी और सक्सेसफुली उस साइबर क्रिमिनल को कन्विक्ट कराने में हेल्प करी। नेक्स्ट इज फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। जो ईमेल होते हैं उनकी भी एनालिसिस होती है, उनकी भी फोरेंसिक्स होती है। तो ईमेल फोरेंसिक्स जो होती है वो बेसिकली ब्रांच होती है जो स्पेसिफिकली डील करती है आपके ईमेल डेटा के ऊपर उसके एनालिसिस के लिए। ठीक, वहां से एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आपके एविडेंसेस निकालने के लिए। ईमेल्स हमेशा डिजिटल एविडेंस होते हैं क्योंकि उसमें वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सेंडर की डिटेल्स हो गई, किस पाथ से आया, किस टाइम पे आया, क्या अटैचमेंट्स है, तो इट इज अ डिजिटल एविडेंस। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए क्योंकि फ़िशिंग और स्पैम अटैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ईमेल स्पूफिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉर्पोरेट ईमेल फ्रॉड बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम। लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं जब ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो इस सब के लिए हमें ईमेल फोरेंसिक्स की ज़रूरत है। अब इसमें मेजर स्टेजेस क्या आते हैं? आपको ईमेल फोरेंसिक्स अगर करना है किसी भी चीज़ का, तो उसमें कुछ स्टेजेस वो फॉलो करती है। पहली स्टेज में आप आइडेंटिफाई करोगे और प्रिजर्व करोगे सारे एविडेंसेस को। आप सारे सस्पिशियस मेल्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनके ईमेल अकाउंट्स देखोगे, सर्वर्स देखोगे और वहां से आप एक चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करोगे। सेकेंड स्टेप में आप जो हेडर एनालिसिस है वो करोगे। अब हेडर एनालिसिस हम क्यों करते हैं? उससे हमें एक तो ये पता चलता है कि सेंडर की आईपी एड्रेस क्या थी, मेल सर्वर क्या था, किस पाथ के थ्रू वो मेल आया है, किस डेट पे आया है और किस टाइम पे आया है। इससे आप एक्चुअल ओरिजिन पता लगा पाते हो ईमेल का और ये पता कर पाते हो कि वो फेक ईमेल है या रियल ईमेल है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेज 2। स्टेज 3 में आप कंटेंट एनालिसिस करते हो, मतलब जो भी उस ईमेल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि ईमेल टेक्स्ट, ईमेल बॉडी, सब्जेक्ट लाइन, अटैचमेंट्स, कीवर्ड्स, लिंक्स, जो भी उसमें उसके कंटेंट में है, आप उसको एनालाइज करते हो ताकि आप ये पता लगा सको कि ये रियल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अटैचमेंट, आपके ईमेल के साथ एक अटैचमेंट आया जिसमें एक मॉलवेयर था, आपने उसको एनालाइज किया और पता लगा लिया कि इट इज अ फिश ईमेल या ये फिशिंग का केस है या ईमेल फिशिंग है। स्टेज 4 में आप एनालाइज करते हो मेटा डेटा को, जिससे आप ये पता कर पाते हो कि जो ऑथेंटिसिटी है उस भेजने वाले की वो रियल है या नहीं है। अब जो डेटा होता है जिसे हम बोलते हैं मेटा डेटा, उसमें क्या क्या आता है? उसमें मैसेज आईडी आती है, सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन आती है, जिस टाइम पे वो सारे मैसेजेस है, जो भी आपने मेल करा उस वो सारी इन्फॉर्मेशन की टाइम, किसने भेजा, वो सब डिटेल्स आती हैं, टाइम स्टैम्प्स। फिर उसमें कोई भी अगर आपने अटैचमेंट भेजी है तो वो भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ईमेल टाइम स्टैम्प मैच करने हैं सर्वर लॉग से, तो उसके लिए आप परफॉर्म करोगे मेटा डेटा एनालिसिस। फिर आता है स्टेज 5 जिसमें आप टूल बेस्ड एग्जामिनेशन करते हो। तो इसके लिए आप कुछ टूल्स यूज करते हो, जैसे कि एक्सवे फॉरेंसिक, जिसमें आप डीप ईमेल और फाइल्स को एनालाइज करते हो, और मेल एग्जामिनर, जिसमें आप ईमेल फोरेंसिक्स को इन्वेस्टिगेट करते हो पर एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में। स्टेज 6 में आप डॉक्यूमेंट करते हो जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती हैं। अब उस डॉक्यूमेंट को आप फोरेंसिक रिपोर्ट, स्क्रीनशॉट, एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल फाइंडिंग, इन सब चीज़ों के तरीके से प्रेजेंट करते हो। केस स्टडीज की ये होगी कि अगर आपको स्पैम कैंपेन्स ट्रैक करनी हो, मतलब आपके पास डेली थाउजेंड्स ऑफ स्पैम ईमेल्स आ रहे हैं जो फेक इन्वेस्टमेंट को आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या-क्या स्टेजेस फॉलो करोगे ईमेल फोरेंसिक्स के लिए? सबसे पहले आप ईमेल को बचा के रखोगे एज़ एविडेंस। फिर आप हेडर्स को एनालाइज़ करोगे ताकि आप आईपी एड्रेस पता लगा सको। फिर आप कंटेंट को एनालाइज़ करोगे ताकि आप ये देख सको कि क्या रिपीटेड कीवर्ड्स हैं। फिर आप उससे कुछ अपनी कुछ फाइंडिंग्स निकालोगे। फिर आप मेटा डेटा को कलेक्ट करोगे और सर्वर लॉग से चेक करोगे। उसके बाद आप टूल्स यूज़ करके ईमेल लिंक्स और स्पैम नेटवर्क का पता लगाओगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो भी स्पैम सोर्स होगा उसको आप आइडेंटिफाई करके लीगल एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ। फिर आता है डिजिटल फोरेंसिक्स लाइफ साइकिल। अब जो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है डिजिटल फोरेंसिक्स का, इसका एक लाइफ साइकिल होता है, जिसका मतलब है कि एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो आप फॉलो करते हो। स्टेप 1 में आप आइडेंटिफाई करते हो साइबर इंसिडेंट को। सो भी साइबर क्राइम हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे स्टेज 1 में। वो कहाँ हुआ है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, किस तरह का उसमें एविडेंस इन्वॉल्व है, वो सब आप स्टेज 1 में करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फिशिंग अटैक के बाद इन्वेस्टिगेटर आइडेंटिफाई करेगा ईमेल सर्वर, यूजर इनबॉक्स, सिस्टम लॉग्स को, ताकि वो एविडेंस पता लगा सके वहां से। स्टेज 2, आप जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करी पहले स्टेज में, उससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी डेटा मिला, उसको आप प्रिजर्व करोगे। स्टेज 3 में आप सारा डेटा जो भी आपको मिला है, आप उसको कलेक्ट करोगे, मेमोरी डंप्स बनाओगे। जो डेटा है, वोलेटाइल डेटा है, जो टेम्पररी है, जो इरेज हो सकता है, आप उसको कैप्चर करोगे और आप पूरी एक इमेज बना के रखोगे ताकि आप उस डेटा को आगे यूज कर सको। स्टेज 4, एग्जामिनेशन, उसमें आपको जो भी डेटा मिला स्टेज 3 में, जो भी आपने कलेक्ट करा,
उसको एग्जामिन करोगे, वहाँ से रेलेवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे और एविडेंसेस निकालने की ट्राई करोगे। इसमें आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हो, एनकेस, एफटीके, ऑटोप्सी, एक्सरेज, ये सब जो साइबर फोरेंसिक्स में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को पता होता है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू नो कि क्या क्या टूल्स यूज हो सकते हैं। ठीक। स्टेज 5 में आप एनालिसिस करते हो, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहाँ पे एग्जामिनर एग्जामिन करता है जो भी डेटा उसने कलेक्ट करा, ताकि वो वहां से कंक्लूजन्स निकाल सके। ठीक। स्टेज 6 में आप प्रेजेंट करते हो, आप अपनी रिपोर्ट्स बनाते हो, प्रेजेंटेशंस बनाते हो और कोर्ट में प्रेजेंट करते हो। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेटा की चोरी हो गई। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आप आइडेंटिफिकेशन होती है, जो कि उसमें आप सस्पिशियस डेटा को कलेक्ट आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड स्टेज जो कि प्रिजर्वेशन होती है, वहां पे आप सर्वर्स को आइसोलेट करोगे ताकि वो डेटा कहीं और ना जा सके। स्टेप 3 कलेक्शन, आप डिस्क और लॉग्स की जो भी सर्वर लॉग्स होंगी वहां से डेटा को कलेक्ट करोगे, उसको यूज करोगे। स्टेप 4 एग्जामिनेशन, वहां से उसमें आप जो भी आपकी डिलीटेड फाइल्स हैं उसको आप रिकवर करोगे। फिर आती है स्टेज नेक्स्ट, दैट इज एनालिसिस, जिसमें आप इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट चेक करोगे कि जो भी हमने डेटा अब तक कलेक्ट करा उसमें चेक करते हैं कि कोई इनसाइडर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट स्टेज में आपके पास जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपकी रिपोर्टिंग्स फाइंडिंग्स हैं, आप उसको सबमिट कर दोगे टू कोर्ट। सो दिस इज व्हाट इज डिजिटल फोरेंसिक्स। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट। जो चेन ऑफ कस्टडी होता है उसका मतलब होता है कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन, जो रिकॉर्ड करती है कि कैसे आपने पूरे एविडेंस को हैंडल करा, कब उसको ट्रांसफर करा, कब उसको स्टोर किया, कैसे स्टोर किया। तो चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट जो आप फॉलो करते हो उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट बनाने के लिए और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। अब इसका पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है कि आप ये इंश्योर करो कि जो एविडेंस है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहे, हर पर्सन जिसने भी एविडेंस हैंडल किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और एविडेंस लीगली एक्सेप्टेबल हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि एविडेंस टैंपरिंग नहीं हो पाती, इससे आप लीगल एडमिसिबिलिटी चेक कर पाते हो और उसके लिए जिस भी इंसान ने हैंडल किया उसे अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। इसमें स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करते हो आप एविडेंस को, ठीक, उसको कलेक्ट करते हो। स्टेज 2 में आप उसको लेबल करते हो और उसको सील करते हो, उसको आईडीज देते हो ताकि उसके साथ कोई भी टैंपरिंग ना हो पाए। स्टेज 3 में आप ट्रांसफर करते हो जहां भी उसको भेजना है, जिसको भी उसको रिसीव करना है। इस टाइम पे आप ये रिकॉर्ड करोगे किसने ट्रांसफर किया और किसको वो एविडेंस मिला, उसका डेट और टाइम भी क्या था। स्टेज 4 आप उसको एनालाइज करोगे, जो भी आपने एविडेंस मिला है उसको एनालाइज करोगे, एग्जामिनर का नाम लिखोगे, टूल्स क्या यूज करें, डेट एंड टाइम, ये सब चीजें आप उसमें रिकॉर्ड करते हो। स्टेप 5 एविडेंस स्टोरेज, इसमें आपकी कुछ एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि आपने सिक्योर लॉकर्स में उनको स्टोर कर दिया, कंट्रोल एक्सेस मेंटेन कर ली, तो आप उसको प्रॉपर्ली स्टोर करोगे। स्टेप 6 में आप कोर्ट को प्रेजेंट कर दोगे, जिसमें आप ये बताओगे किसने एविडेंस प्रेजेंट करा, क्या डेट थी, क्या पर्पस था, और फाइनली आपकी डिटेल्स या आपकी फाइंडिंग्स क्या है। सो दिस इज व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी, एक सीरीज ऑफ इवेंट, कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप ये पता करो कि एविडेंस जो था, फिजिकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, उसको कैसे हैंडल किया, किसने किया, कब किया और कैसे उसको यूज किया आपने अपनी फाइंडिंग्स को निकालने के लिए। ठीक। इसकी केस स्टडी क्या हो सकती है कि एक लैपटॉप एक साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया। उसमें एक ऑफिसर एक कलेक्ट करेगा लैपटॉप को सील करेगा, लेबल करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो उसको फोरेंसिक लैब भेजेगा। फिर वहां पे एग्जामिनर एनालाइज करेगा उसके रिकॉर्ड्स को, फिर वो स्टोर करेगा उसको सिक्योरली, जो भी एविडेंस उसको मिलेगा वहां से, और उस लैपटॉप को प्रेजेंट कर देगा कोर्ट को और रिपोर्ट्स के साथ। उसका एविडेंस, उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो एविडेंस है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करी गई है, वो एडमिसिबल है। एंड सो द नेक्स्ट इज नेटवर्क फोरेंसिक्स। नेटवर्क फोरेंसिक एक ब्रांच है डिजिटल फोरेंसिक्स की, जो फोकस करती है नेटवर्क ट्रैफिक के एनालिसिस के ऊपर, उसकी फोरेंसिक्स के ऊपर, जिसमें आप ये पता लगाते हो कि किसने नेटवर्क को एक्सेस किया, क्या एक्शन परफॉर्म करे और कैसे अटैक हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ताकि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस का पता लगा सको कि किसने कौन इंसान था जिसके पास एक्सेस नहीं थी पर उसने अनऑथराइजली उसको एक्सेस किया। आप नेटवर्क अटैक्स जो हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सको, जैसे कि डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक। फिर आप एविडेंस कलेक्ट कर सको नेटवर्क लॉग्स को यूज करके, डिजिटल एविडेंस का यूज करके। फोर्थ, आप उसमें रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो नेटवर्क फोरेंसिक्स के थ्रू कि कैसे कैसे सारा अटैक हुआ था, उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो टाइमलाइंस के साथ। फिफ्थ में आप लीगल और कंप्लायंस सपोर्ट ले सकते हो, उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन में ये यूज होता है, डॉस अटैक में यूज होता है। ठीक। इनसाइडर थ्रेट डिटेक्शन, अगर कोई भी इनसाइडर थ्रेट है आपके नेटवर्क को तो आप उसमें यूज कर सकते हो। कुछ भी मॉलवेयर आपको ट्रैक करना है तो आप उसके लिए नेटवर्क फोरेंसिक्स का भी यूज कर सकते हो। अब इसका भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ स्टेज जाती हैं, जैसे कि स्टेप 1 आप ट्रैफिक कैप्चर करो, सेकंड आप एविडेंस प्रिजर्व करो, थर्ड आप उसको एग्जामिन करो, फोर्थ एनालाइज करो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़े,
अभी नेटवर्क फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक्स, इन सबके स्टेप्स तो सिमिलर हैं। जैसे कि आप सबसे पहले डेटा को इन्वेस्टिगेट या कलेक्ट करो, कैप्चर करो, उसको प्रिजर्व करो, उसको एग्जामिन करो, उसका एनालिसिस करो, उसकी रिपोर्टिंग करो। ये स्टेप्स कॉमन है सब में, पर आपको ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा चेंज करके लिखना होगा। जैसे नेटवर्क फोरेंसिक में आप ट्रैफिक को कैप्चर करोगे, डिजिटल फोरेंसिक में आप डिजिटल एविडेंस को कैप्चर करोगे, साइबर फोरेंसिक में आप साइबर एविडेंस को कैप्चर करोगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा चेंज करके लिखना है, बाकी स्टेजेस तो सबकी सिमिलर है। अब इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? पहला कि नेटवर्क ट्रैफिक की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी-कभी आप इतने सारे डेटा को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और कभी-कभी ये जो नेटवर्क यूज़ होते हैं, ये एन्क्रिप्टेड होते हैं, एचटीटीपीएस, कोई वीपीएन यूज़ कर लिया किसी ने, तो उसकी वजह से उसका जो कंटेंट है, उसको आप पूरे तरीके से नहीं चेक कर पाते हो। थर्ड, रियल टाइम एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अटैक्स जो होते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं। तो अगर आप उसी टाइम उसको एनालाइज़ नहीं करके लेट बाद में डिले करोगे, तो आपका जो एविडेंस है उसमें आप खो सकते हो। फोर्थ, आईपी एड्रेसेस कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती हैं क्योंकि अटैकर्स डिफरेंट आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रॉक्सी और एनोनिमिटी का वो यूज करते हैं। हमने प्रॉक्सी सर्वर एनोनिमाइजर पिछले यूनिट में पढ़े हैं। आपको समझने हैं बेटरली तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। तो उसकी वजह से वो प्रॉपरली अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेते हैं, और जो साइबर फोरेंसिक्स की टीम होती है वो पता नहीं लगा पाती है। और लीगल और प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं कभी कभी नेटवर्क फोरेंसिक्स में। ठीक। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज एक डॉस अटैक हुआ, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ, उसको आपको ट्रेस करना है। सीन क्या है कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो अनअवेलेबल हो गई है क्योंकि उस पे डॉस अटैक हुआ है। अब उसमें फोरेंसिक स्टेप्स क्या लिए जाएंगे? सबसे पहले ट्रैफिक को कैप्चर किया जाएगा वायर वायर शार्क के थ्रू। फिर आप स्नॉट अलर्ट्स भेजोगे ताकि आप ये पता लगा पा सको कि कि ट्रैफिक जो था वो नॉर्मल था या एबनॉर्मल था, या किस इंसान को अनऑथराइज्ड एक्सेस थी। थर्ड स्टेप में आप आईपी एड्रेसेस और पैकेट पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे। फोर्थ स्टेप में आप सोर्सेज का पता लगाओगे कि कहाँ से वो सारी साइबर क्रिमिनल था, उसके क्या सोर्सेस थे जहाँ से उसने अटैक किया। फिर आप एविडेंस जो भी आपको मिले हैं उनको अथॉरिटीज को प्रेजेंट कर दोगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप जो ट्रैफिक अटैक्स होते हैं वो कम हो सकते हैं, और जो सोर्सेज हैं, जो अटैकर के सोर्सेज हैं, आप उनको ट्रेस कर सकते हो। फिर आता है अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। अप्रो किसी भी कंप्यूटर फोरेंसिक्स की इन्वेस्टिगेशन को अप्रोच करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडिकल और लीगली साउंड अप्रोच लेना है। इन्वेस्टिगेटर को हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि जो भी डिजिटल एविडेंस है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई, कलेक्ट और एनालाइज करें, ताकि वो रिलायबल और ऑथेंटिक रहे। इसमें स्टेप वन आता है कि आप पहले ये देखो कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो और किस चीज की कर रहे हो। ठीक। इसमें आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि इंसिडेंट का नेचर कैसा है, थेफ्ट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, हैकिंग हुई है। फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हो और आप लीगल परमिशंस लेते हो। स्टेप टू में आप पोटेंशियल एविडेंस सोर्सेज का पता लगा पाते हो कि जो भी हमारे साथ अटैक हुआ है उसके क्या एविडेंस सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब हमें एविडेंस कहाँ कहाँ से मिल सकता है। स्टेप थ्री में आप उस एविडेंस को बचा के रखते हो, उनको प्रिजर्व करते हो, स्टोर करते हो। स्टेप फोर में आप उनको कलेक्ट करते हो। और स्टेप फिफ्थ में आप उनसे जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनका पता लगाते हो, उनको वैलिडेट करते हो, एनालाइज करते हो ट्रस्टेड टूल्स का यूज करके। स्टेप सिक्स में आप एग्जामिन करते हो एविडेंस को, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो जो भी आपको डेटा चाहिए। और स्टेप फिफ्थ में आप एनालाइज करते हो, विच इज ऑल्सो लाइक एग्जामिन। ठीक। फिर एट स्टेप में आप डॉक्यूमेंट करते हो हर चीज को और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हो, जिसमें आप एविडेंस डिटेल, क्या टूल करे यूज, क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या रिजल्ट थी, चेन ऑफ कस्टडी क्या था, वो सब आप चीजें डॉक्यूमेंट करके प्रेजेंट करते हो फाइनली इन द लास्ट स्टेज। फिर आता है फोरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये बहुत नॉर्मली यूज करी जाती हैं आजकल कम्युनिकेशन के लिए। तो इसकी वजह से इन पे साइबर क्राइम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इन पे बहुत ज्यादा आपको एविडेंस मिलता है जब भी कोई अटैक होता है। डिजिटल एविडेंस इन पर ही मिलता है। तो सोशल मीडिया फोरेंसिक्स वही होता है जिसमें आप इन सोशल मीडिया से आपके डेटा को एनालाइज करते हो, कलेक्ट करते हो और ये पता लगाते हो कि कैसे कोई साइबर अटैक या कैसे कोई डिजिटल क्राइम हुआ है। अब कुछ थ्रेट्स होती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। आप जब भी इन साइट्स को यूज करते हो तो आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली कुछ कुछ टेंशन होती हैं, कुछ थ्रेट्स होते हैं, जिन जो कुछ कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं जिनका आप सामना करते हो। पहला, आइडेंटिटी थेफ्ट। अटैकर्स आपकी फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं जिसकी वजह से आपका फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनता है और आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। फिर फेक प्रोफाइल्स एंड इम्पर्सनेशन। कोई और ये दिखाता है कि वो आप है, आपके नाम से प्रोफाइल बनाएंगे, ट्रस्टेड पर्सन बनेंगे और लोगों के लिए, और स्कैम्स करते हैं उसके थ्रू। थर्ड, डेटा लीक हो सकता है क्योंकि आप ओवर शेयर करते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और साइबर बुलिंग तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं। ट्रोलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, ये बहुत कॉमनली हम देख पाते हैं।
अब सोशल नेटवर्किंग साइट से आप किस तरह के एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हो। वहां से आप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट, कमेंट, लाइक्स, शेयर, ये सब आपके एविडेंसेस होते हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे। प्राइवेट प्राइवेट मैसेजेस, चैट्स, इमेज, मेटा डेटा, आईपी एड्रेसेस, इन सब चीज़ों को आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो, जिसको आप फाइनली यूज कर सकते हो अपने फोरेंसिक एनालिसिस के लिए। फिर आते हैं, इसमें भी कुछ स्टेप्स आते हैं, इसका क्या अप्रोच होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। स्टेप 1 में आप आइडेंटिफाई करोगे जो प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हुआ, उस यूज़र को आइडेंटिफाई करोगे जिसके साथ क्राइम हुआ। आप वहाँ से जो भी चैट्स, पर्सनल फ़ोटोज़, पर्सनल चैट, पोस्ट जो भी आपको मिलेगा आप उस सबको लोगे, उसका स्क्रीनशॉट लोगे, टाइम स्टैम्प के साथ उसको प्रिज़र्व करोगे, चेन ऑफ कस्टडी फ़ॉलो करोगे। स्टेप 3 में आप कलेक्ट करोगे जो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। स्टेप 4 में आप एग्ज़ामिन करोगे सारे मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोज़ को। स्टेप 5 में आप एनालिसिस करोगे, ये देखोगे कि किस टाइम पे क्या कम्युनिकेशन हुई, क्या पोस्ट रियल वर्ल्ड इवेंट से रिलेट करती हैं, वहाँ से आप कुछ अगर फाइंडिंग निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। स्टेप 6 आप प्रॉपर्ली उसको डॉक्यूमेंट करके प्रेज़ेंट कर दोगे। ये हम देखते हैं बहुत कॉमनली जो भी हमारे शोज़ हैं, ये व्हाट यू से क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वहाँ पे जब भी सोशल नेटवर्किंग कुछ इश्यू, कुछ भी क्राइम दिखाते हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। फिर आता है चैलेंजेस। अब नेटवर्क फोरेंसिक्स जो होती है, सोशल नेटवर्किंग फोरेंसिक्स के क्या चैलेंजेस होते हैं? पहला, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन होते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब कम्युनिकेशन को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में करवाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। तो वहाँ से आप प्राइवेट चैट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो। अगर आपको साइबर क्राइम हो गया और आपको वहाँ से चैट्स एक्सेस करनी है, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा एज अ साइबर फोरेंसिक्स। सेकंड, जुरिस्डिक्शन इशू। कभी कभी डेटा अलग अलग कंट्रीज में स्टोर होता है, तो उसके लिए आपको परमिशंस चाहिए होती हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ डेटा। डेटा बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, मिलियंस ऑफ इमेजेस, पोस्ट, मैसेजेस, ये सब अवेलेबल होता है एज एविडेंस। तो उसको आपको कलेक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत एडवांस टूल्स लगते हैं। फोर्थ, प्राइवेसी एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेसी लॉज हैं कुछ जिसकी वजह से आप कुछ सर्टेन चीजें ही एक्सेस कर सकते हो फ्रीली, बाकी अगर आपको सर्टेन प्राइवेट डिटेल्स एक्सेस करनी है तो आपको उसके लिए कोर्ट ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। और कभी कभी ये भी आप पता नहीं लगा पाते हो कि जो अकाउंट्स हैं वो रियल है या फेक है, क्योंकि कई लोग एनोनिमस अकाउंट बना के चलाते हैं। अब इसका हम अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल केस लेते हैं कि साइबर बुलिंग हुई है, साइबर बुलिंग को इन्वेस्टिगेट करना है। एक स्टूडेंट है जिसको थ्रेटनिंग मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का फ्लो क्या होगा, कैसे होगी? पहले वो फेक प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे मैसेजेस आए हैं। फिर वो मैसेजेस को प्रिजर्व करेंगे, उनका स्क्रीनशॉट लेंगे। थर्ड, सारी पोस्ट और चैट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फोर्थ, जो भी वो एनालिसिस करेंगे मेटाडेटा का, वो परफॉर्म करेंगे और टाइमलाइंस देखेंगे कि किस टाइम पे क्या इवेंट्स हुए। फिफ्थ, वो आपके आईपी एड्रेसेस और लॉगिन डिटेल्स रिक्वेस्ट करेंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये हुआ है। अगर इंस्टाग्राम पे हुआ है तो इंस्टाग्राम से। फिर वो अकाउंट को लिंक करेंगे सस्पेक्ट से, वो देखेंगे कि क्या क्या सस्पेक्ट हो सकते हैं, और फिर उस तरीके से साइबर बुली को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और एविडेंसेस अथॉरिटीज को प्रेजेंट करेंगे, जिसकी हेल्प से आप साइबर बुली को कन्विक्ट करा सकते हो, उसको सजा दिला सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है सोशल मीडिया फोरेंसिक्स की? ये आपको ऑनलाइन फ्रॉड केसेस जिसमें सोशल मीडिया इन्वॉल्व है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। साइबर बुलिंग, हरासमेंट जैसे केसेस में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प करता है कि वो ये देख पाएँ कि उनके प्लेटफ़ॉर्म की रेपुटेशन कैसी है, वहाँ पे कितना व्यूज़ है, कितना कैसा कंटेंट अवेलेबल है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पहला होता है कि टेक्नोलॉजी फ़ास्ट है, उसकी वज़ह से चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एन्क्रिप्टेड डेटा होता है, वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत बड़ी है, डेटा वोलेटाइल होता है, अगर अकाउंट किसी ने डिलीट कर दिया तो डेटा गायब हो जाता है। एंटी फोरेंसिक टेक्निक्स भी कभी-कभी आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। लीगल इश्यूज़ होते हैं, जुरिसडिक्शन इश्यूज़ होते हैं। चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है, और मैन पावर की भी शॉर्टेज होती है। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो आप कंप्यूटर फोरेंसिक्स में फेस करते हो। इसका केस स्टडी हो सकती है कि एक साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे सस्पेक्ट ने एन्क्रिप्टेड डेटा का यूज़ किया, अपने टूल्स को, मतलब फाइल वाइपिंग टूल्स यूज़ करी, और एन्क्रिप्टेड डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया। तो इसकी वजह से जो चैलेंज आएगा एक इन्वेस्टिगेटर को वो ये आएगा, क्योंकि एविडेंस एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर था, तो वो पहले तो उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। अगर उसने उसको रिकवर भी कर लिया कैसे-कैसे डिफ़िकल्टी के साथ, तो उसे बहुत स्पेशलाइज़्ड टूल्स लगेंगे उसको एनालाइज़ करने में, और उसको कुछ लीगल परमिशंस भी लेनी होंगी। सो दिस इज़ द यूनिट 4th, दैट इज़ डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसके अंदर उनके स्टेप्स पढ़े हैं कि आप किस तरीके से फॉलो करते हो। आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि स्टेजेस सबकी सिमिलर है। कलेक्शन, एग्जामिनेशन, प्रिजर्वेशन एंड एनालिसिस, सबकी सिमिलर स्टेजेस है। बस आपको उनको थोड़ा ट्वीक करके पेपर में लिखना है, थोड़ा आपके आंसर के हिसाब से चेंज करके लिखना है। बाकी बहुत सिंपल ही वेब यूनिट है ये, इसमें कुछ इतना टेक्निकल नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे को बता सकते हैं इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक।
एंड नेक्स्ट यूनिट भी हम जल्दी कवर कर लेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम अपने चैनल पर देख सकते हैं। उसमें से आप ये पता लगा पाओगे क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली और आपको किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।